भोला भाला मासूम बन जाता है, इसलिए उसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। नेति हंसते हुए बोली, तो मेरा बेटा क्या कर रहा है, और आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है बच्चा? कियान ने आपने डैड को देखा और बोला, मम्मी मेरा फोन टूट गया है, डैड ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया कि मैंने फोन तोड़ दिया। उसकी बात सुनकर प्रखर ने उसे गुस्से और हैरानी से देखा। गलती थोपना। रूही नेहा की हालत वही, बाकी सब कियान की चालाकी देखकर हंसने लगे। दादी माँ और अंकिता जी ने उसे अंगूठा दिखा दिया। वो कियान की काम की तारीफ कर रहे थे कि कैसे उसने आपने डैड पर सारी गलती थोप दिया। क्यों, क्या हुआ बच्चा, आपने डैड ने आपको किस तरह से गुस्सा दिला दिया? कियान कहना चाहता था कि वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल मदर ने उन्हें परेशान किया था, और डैड ने ऐसा होने भी दिया था, इसलिए वो डैड से गुस्सा है। पर वो अपनी मम्मी के आगे ये सब कहकर अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता था। उसकी मम्मी के लिए तो वो अभी भी एक छोटा सा प्यारा बच्चा है ना। यही अच्छा रहेगा अगर वो ऐसे ही अपनी मम्मी के सामने हमेशा प्यारा और मासूम बनकर रहे, वरना कहीं उसकी मम्मी उसे कम प्यार ना करने लग जाए। इसलिए वो हंसते हुए बोला, मैंने संजीत चाचू से सुना कि डैड ने आपको किसी तरह से नाराज कर दिया है, और मैंने डैड से ये भी कहा था कि वो मुझे एक बार आपसे मिलाने के लिए ले जाए, पर आज जब आपने मेरा फोन नहीं उठाया और मुझे पता चला कि डैड ने आपको गुस्सा दिला दिया है, जिस वजह से आप डैड से शादी नहीं करना चाहती है, तो मैं डर गया कि कहीं मेरी मम्मी मुझसे भी नाराज तो नहीं है। मुझे लगा आप मुझे भी डैड की तरह छोड़ देगी, इसलिए मैं डैड पर गुस्सा होकर अपना फोन गलती से तोड़ दिया। वही संजीत ने गहरी सांस लिया, क्या ये पिद्दी भाभी के सामने उसका नाम क्यों ले रहा है? क्या इससे वो गुस्सा नहीं हो जाएगी कि मैंने एक छोटे बेटे के सामने सच बता दिया? और वैसे भी भाई और भाभी के बीच तो इतनी जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गई। भाभी अब गुस्सा नहीं है, कहीं भाई और भाभी का गुस्सा मुझ पर ही ना फूट जाए। पर नेति ने कुछ नहीं कहा उसके बारे में, तो उसने राहत की सांस ली, पर प्रखर अभी भी संजीत को घूर रहा था जैसे उसे खा जाना चाहता हो। उसकी गुस्से भरी नजरें बार बार संजीत के साथ साथ कियान पर भी पड़ रही थी, और इस वक्त तो संजीत की सिर में झुनझुनी सी हो रही थी। उड़ने सिर झटका, उसे क्यों डरना चाहिए? यहाँ घर वाले भी है, वो उसे भाई से बचा लेंगे। वैसे भी उसने इसलिए बताया क्योंकि ये मैटर बेहद सीरियस था। उसे क्या पता था कि उसके भाई के अंदर इतना भी टैलेंट होगा कि वो भाभी को इतनी जल्दी मना लेंगे। नेति स्वीट टोन में बोली, ओके बच्चा, आप ज्यादा परेशान मत हो, मैं आपके लिए कल एक नेता फोन दूंगी, जो एक एडवांस डिवाइस है, उसमें आप कॉल करने के साथ साथ जो चाहे सीख भी सकते हो, ठीक है? उसकी बात सुनकर कियान खुश हो गया और बोला, आप सबसे अच्छी है मम्मी। उसने तिरछी निगाहों से प्रखर को देखा जैसे कहना चाहता हो, देखा मेरी मम्मी मुझसे कितना प्यार करती है। मम्मी मुझे मोबाइल गिफ्ट करने वाली है, क्या उन्होंने आपको कभी ऐसा कुछ गिफ्ट दिया है? प्रखर ने उसे घूर कर देखा और उसके हाथ से फोन छीन लिया। मेरा फोन है ये, वो कुछ कहता उससे पहले ही दादी माँ फोन ले पास आकर बोली, बेटा अगर ये नालायक फिर से तुम्हें किसी भी तरह से परेशान करे तो मुझे बताना। अंकिता जी भी पास आकर जल्दी से बोली, हाँ अगर इसने तुम्हें चिट करने की कोशिश की तो मैं इसे विला में फिर घुसने नहीं दूंगी, सिर्फ तुम ही मेरी बहू हो और हमेशा रहेगी, कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता है। मैं किसी और को कभी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए प्रखर हमेशा के लिए अकेले ही क्यों ना रहे। अगर प्रखर ने ऐसा कभी करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अजीत जी ने भी धमकी भरी अंदाज में कहा। प्रखर जल्दी से फोन लेकर उठ गया, वो यहाँ और बैठता तो ये सब मिलकर उसकी बनी को फिर से भड़का देते। वो गुस्से से बोला, मुझे अपनी बनी के साथ रहना है, भला मैं क्यों अकेला रहूंगा, अकेले रहे मेरे दुश्मन। इतना कहकर वो जल्दी से फोन लेकर अकेले में अपनी बनी से बात करने के लिए भाग गया। वही प्राची स्वाभिमान और चाची सब नेति से बात करने के लिए प्रखर को पीछे से रुकने के लिए कह रहे थे, पर कुछ भी हो जाए प्रखर यहाँ और नहीं रुकने वाला था। सब ने एक दूसरे को देखा। दादाजी बोले, अब जब दोनों के बीच सब ठीक है तो मुझे नहीं लगता है कि अब हम कुछ करने की जरूरत है, पर मैं अगली बार नेति बेटा से कहूंगा कि वो इस लड़के को अपने काबू में रखे, ताकि ये कभी गलती ना करे, वरना कोई और उनके बीच दरार खड़ा करने की कोशिश करेगा। दादी माँ और बाकी सब ने भी हाँ में सिर हिला दिया। प्राची बोली, कल मैं कॉलेज में भाभी से बात करूंगी कि अगली बार अगर भाई उन्हें नाराज करे तो वो कम से कम 1 महीने तक उनके ऊपर गुस्सा रहे।
हाँ, ये अच्छा रहेगा और हम भी इसी हफ्ते के अंदर अपनी बच्ची से मिलने शेखावत मिशन जाएंगे, दादी माँ बोली। तो बाकी सब ने हाँ में सिर हिला दिया। वही शेखावत मिशन में इस वक्त नेति प्रखर से वीडियो कॉल कर बात करते हुए फोन को स्टैंड पर रखते हुए पेंटिंग कर रही थी और प्रखर उसे बता रहा था कि उसे कैसा पेंटिंग चाहिए उन दोनों का। और प्रखर के कहने के हिसाब से नेति इमेजिन करते हुए उन दोनों की पेंटिंग बना रही थी। थोड़ी देर में जब पेंटिंग कंप्लीट हो गई तो प्रखर पेंटिंग देखकर खुश हो गया और बोला, बनी मुझे इसे हमारे रूम में लगाना है, ये बेहद खूबसूरत है। पहले जो पेंटिंग तुमने मुझे गिफ्ट की थी उसके साथ इसे भी लगा देते हैं और भी खूबसूरत लगेगा। नेति भी उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, ठीक है, मैं इसे आपको भेज दूंगी, आप लगा लेना जहां लगाना है। प्रखर की आंखें ने फिर से नेति के लिए प्यार झलक आया, उसकी बनी हर एक फील्ड में टॉप पर है। फिर भी उसे किसी बात का घमंड नहीं था कोई, और होता तो जरूर इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताता और फेम पाने की कोशिश करता। थोड़ी देर बात करने के बाद नेति ने फोन रखा और सोने के लिए चली गई। सुबह का वक्त, सब हॉल में बैठे हुए थे। दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, वही सरिता जी मैगजीन में कुछ डिजाइन सीखा जी को दिखा रही थी। विपुल जी नीरज और अमृत के साथ कुछ बिजनेस मैटर में डिस्कस कर रहे थे। वो सब तो नेहा और रूही के बारे में भूल ही चुके थे। उन्हें याद ही नहीं रहा था कि उन्होंने कल नेहा और रूही को स्टोर रूम में बंद कर दिया था। तभी अरजित भी नीचे आया और सोफे पर बैठ गया। वो इस वक्त अपनी मोबाइल में बिजी था। जय आकाश और आदित्य भी बीच आकर बैठ गए थे। वो नेति की आने का इंतजार कर रहे थे ताकि ब्रेकफास्ट करके साथ में कॉलेज जा सके। तभी नेति भी नीचे आ गई। अपर्णा जी और बाकी सब नेति से कल के बारे में एक बार बात करना चाहते थे। वो उसे माफी मांगना चाहते थे रूही की तरफ से। वो बात करके उसकी दिल से कड़वाहट को दूर करना चाहते थे, पर उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नेति उन्हें कभी माफ नहीं करने वाली है। उन सब ने नेति की तरफ देखा जो आराम से बैठकर फोन यूज कर रही थी। अब जाकर उन्हें रूही और नेहा के बारे में याद आया कि उन्होंने कल सुबह से उन दोनों को स्टोर रूम में बंद करके रखा था। विपुल जी थोड़ा हिचकिचाए, फिर सर्वेंट को देखकर बोले, जाकर रूही और नेहा को स्टोर रूम से बाहर निकालो। अगर वो दोनों फिर भी कोई गलती करते हैं तो अगली उन दोनों की सजा इतनी हल्की नहीं होगी। इतना कहकर उन्होंने नेति की तरफ देखा, ये देखने के लिए कि वो कैसी प्रतिक्रिया देती है। अगर उसका मूड खराब हो गया तो वो रूही और नेहा को ब्रेकफास्ट के बाद फिर से बंद कर देंगे। पर उन्होंने देखा नेति तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी, जैसे उसका इन सब से कोई लेना देना ही ना हो। वो आराम से आपने फोन में देख रही थी। वैसे भी उसे अच्छी तरह से पता था उसके भाइयों ने कुछ तो इंतजाम किया होगा उन दोनों के लिए। अगर रूही और नेहा दोनों सही सलामत भी स्टोर रूम से बाहर आ जाए वही बेहद बड़ी बात है। वही तीनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और डेविल स्माइल किया। तीनों ने मन ही मन बोला, अब आएगा मजा जब दोनों गंदे फटीचर चोटिल हालत में आएंगी। सर्वेंट ने सिर हाँ में हिला दिया और वहां से स्टोर रूम की तरफ चला गया। वहीं अमृत और अर्जित ने नेति की हाथ पैर को देखा, पर इस वक्त नेति की हाथ टेबल के थोड़े नीचे थे जहां वो कुछ टाइप कर रही थी, इसलिए दोनों उसकी चोट कैसा है नहीं देख पाए। वो उसकी चोट देखना चाहते थे एक बार कि वो ठीक है या नहीं। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आई। सबने उस तरफ देखा, चिल्लाने की आवाज स्टोर रूम की तरफ से आया था। वो सब परेशान हो गए कि कहीं नेहा और रूही को तो कुछ नहीं हो गया है। सब उठकर स्टोर रूम की तरफ देखने चले गए। हॉल में सिर्फ नेति, उसके भाई दादाजी, दादी माँ और शिखा जी थी। वो कल से थोड़े गुस्से में थी रूही के ऊपर। वो इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करने वाली थी। रूही ने तो हद पार कर दी थी और सबके सामने तो रूही ने ये भी कहा कि वो नेति से नफरत करती है और नेति उनकी बेटी थी। एक माँ होकर अगर अब भी वो रूही की बात सुनती रही तो नेति की नजरों में वो और भी ज्यादा गिर जाएगी। उन्हें खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। एक माँ होकर उन्होंने अपनी बच्ची के साथ कितना सब कुछ गलत किया था। वहीं जैसे ही वो सब वहां पहुंचे उन्होंने देखा डोर ओपन है। स्टाफ अंदर देखकर घबरा रही है। सबने सामने देखा तो रूही और नेहा दोनों जमीन पर पड़ी थी और उनकी बॉडी में से कई जगह से खून आ रहा है और अंदर छोटे छोटे चूहे इधर उधर घूम रहे थे और कीड़े शायद अब तक बाहर उड़कर चले गए थे, क्योंकि स्टोर रूम का छोटा सा विंडो थोड़ा खुला था जिसे नेहा ने सुबह खोला था। विपुल जी, अमृत, अर्जित सब अंदर गए। उन दोनों की हालत देखकर सब परेशान हो गए। विपुल जी ने रूही को गोद में उठा लिया
और अमृत ने भी नेहा को गोद में उठाकर बाहर ले आए। जब वो हॉल में आए, सीखा जी जो कल के लिए रूही पर बेहद गुस्सा थी, वो भी रूही की हालत को देखकर चौंक गई और उठकर खड़ी हो गई। भजे ही अब वो रूही से इतना प्यार नहीं करते थे, पर उसे उन्होंने बचपन से पाला था, सब कुछ सिखाया था। अगर वो कहेगी कि अचानक ही इतने दिनों में रूही के लिए उनकी सारी भावना खत्म हो चुकी है, तो ये झूठ होगा। ये क्या हुआ इन दोनों को? दादाजी दादी माँ भी थोड़ा चौंक गए। उन्हें तो पहले लगा ये दोनों नरक कर रहे हैं। एक दिन नहीं खाया तो बेहोश हो गए, ज्यादा दिन रहते तो क्या करते। पर जब उन्होंने उन दोनों की बॉडी पर खून का निशान देखा, तब उन्हें समझ में आया कि सच में उन्हें कुछ हुआ है। विपुल जी, अमृत जी उन्हें रूम ले गए और डॉक्टर को कॉल कर दिया। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर आ गए थे। सब रूही की रूम में मौजूद थे। वही रूही और नेहा दोनों लेटी हुई थी। डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे थे। थोड़ी देर चेक करने के बाद डॉक्टर ने घरवालों की तरफ देखा और बोले, इन्हें कई जगह चूहे ने काटा है और कुछ छोटे कीड़े ने भी काटा है। शायद उनकी काटने की वजह से उनकी बॉडी में रैशेज आ गई है। कर डर से ये दोनों बेहोश हो चुकी है। क्या ये दोनों कहीं ऐसी जगह गई थी जहां चूहे या कीड़े हो? मिस्टर शेखावत, उनकी बात सुनकर विपुल जी ने सिर हिला दिया और बोले, जी ये दोनों स्टोर रूम में थी और जब हम पहुंचे तो वहां हमने चूहे देखे था, कीड़ा नहीं। हाँ, पर दोनों को इतनी चोट कैसे लगी जो जगह जगह से खून बह रहा है? अर्जित ने पूछा। तो डॉक्टर बोले, शायद चूहे से बचने के लिए दोनों इधर उधर हो रहे होंगे। ये सभी घाव उसी तरह है जब कोई जानबूझकर या अनजान में किसी चीज से टकराता है। मैं उन्हें टिटानास दे दूंगा ताकि प्लेग होने का खतरा ना रहे। फिर ये टाइम पर डिपेंड करता है कि ये काम करेगा या नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि चूहे ने उन्हें किस वक्त काटा था। सब ने सिर हिला दिया क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दोनों की हालत इस वक्त बेहद खराब थी। जब कुछ देर बाद डॉक्टर चले गए तो सरिता जी ने एक लेडी स्टाफ को उन दोनों की कपड़े बदलने के लिए कहा और बाहर आ गई। आज उन्हें पहले बार सीखा जी की चेहरे पर रूही के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही थी। परफेक्ट है। आहिर की नजर नियति पर। सिर्फ सरिता जी को ही नहीं बल्कि विपुल जी को भी सीखा जी की चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिख रही थी। पर विपुल जी जानते थे कि जो गलती रूही ने की है उसकी कोई माफी नहीं है। शायद अब शिखा जी ने रूही से मुंह मोड़ लिया था। अब वो रूही को पहले जैसे प्यार कभी नहीं दे पाएगी और विपुल जी को कोई दिक्कत नहीं थी उनकी इस डिसीजन से। सीखा जी ने बचपन से रूही को बहुत प्यार दिया था, पर इस चक्कर में उन्होंने नियति को पूरी तरह से खो दिया था। और आज जब रूही ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी तो वो ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे ना कि शिखा जी उसे माफ कर दे। वो सब नीचे चले गए। दादाजी दादी माँ नियति और उसके तीनों भाई रूही और नेहा को देखने के लिए ऊपर नहीं गए थे। तीनों भाइयों को तो इस वक्त बहुत मजा आ रहा था रूही और नेहा की हालत के बारे में सोचकर। वो तीनों नियति को लेकर डाइनिंग टेबल पर चले गए। उन्होंने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। बाकी सब भी नीचे आ गए थे। अमृत और अर्जित दोनों को अपनी बहन के लिए बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। और ऊपर से कल रूही ने नियति को हर्ट करने की कोशिश की थी, जिस वजह से आज उसकी ऐसी हालत थी। ना वो नियति को गिराने की कोशिश करती, ना ही उन्हें डैड स्टोर रूम में बंद कर देते, नहीं उनकी ऐसी हालत होती। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दादाजी दादी माँ तीनों भाई और नियति तो आराम से अपना खाना खा रहे थे, पर बाकी सब धीरे धीरे खा रहे थे। भले ही वो रूही से गुस्सा थे, पर रूही उनकी बेटी थी। रूही को बचपन से उन सब ने लाडली प्रिंसेस की तरह प्यार किया था, तो भला वो कैसे उसे इतने दर्द में देख सकते थे। नियति को तीनों भाई खाना खिला रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद नियति, जय, आकाश और आदित्य कॉलेज के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद अर्जित भी कॉलेज के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद नियति, जय, आकाश और आदित्य कॉलेज में पहुंच गए थे। नियति वहां से सुमन और खुशी के पास चली गई। जय ने जल्दी जाकर सुमन की गाल पर किस किया और आकाश और आदित्य के साथ वहां से क्लास के लिए भाग गया, क्योंकि उसे पता था उसने सबके सामने इस बार सुमन को किस किया है तो उसकी प्यारी सी बिल्ली जरूर उस पर जंगली बिल्ली बनकर झपट पड़ेगी। वहीं सुमन ने गुस्से से जय की जाती हुई पीठ को घूर कर देखा और नियति की तरफ देखकर शिकायत से भरी लहजे में बोली, अब ये तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा हो रहा है। उसने सबके सामने मुझे किस किया। खुशी हंसते हुए बोली, तो इसमें गलत क्या है? तू नियति से क्यों कंप्लेंट कर रही है? ये तो देख कि जय भाई तुझे कितना प्यार करते हैं कि सबके सामने तुझे प्यार दिखा रहे हैं। नियति भी सिर हिलाकर बोली, ये तुम दोनों का मैटर है। वैसे भी मुझे लगता है
मेरे जय भाई तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। वो बहुत सिंपल और प्यार करने वाले हैं। अगर तुमने उनसे शादी कर ली तो वो तुम्हें खुश रखेंगे। जब तुम फाइट करके घर आओगे तो जय भाई तुम्हारी कंधे को मसाज कर देंगे। उसकी बात सुनकर खुशी की भी फिर से हंसी छूट गई। उसने सुमन की चेहरे को देखा जो हैरानी से भरी हुई थी। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मिस्टर रायजादा के प्यार में पड़ने के बाद उसकी दोस्त नेति इतनी ओपन माइंडेड हो जाएगी। क्या ये उसकी वही दोस्त थी जो पहले कहती थी कि प्यार एक बेकार बात है? ये बस हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसी फीलिंग्स होती है, और ये फीलिंग्स बाद में बस इरिटेट कर सकती है। और उसे किसी के लिए ना कोई फीलिंग्स है, ना ही फ्यूचर में किसी से कभी वह फीलिंग्स रखेगी। पर अब देखो मिस्टर रायजादा के प्यार में पड़ने के बाद तो यह लड़की सब कुछ भूल चुकी है। इसने तो ये तक कह दिया था कि शादी सिर्फ पागल लोग करते हैं। सुमन ने नाराजगी और गुस्से से उन दोनों को घूर कर देखा और बोली, नेति सच में जीजू के आने के बाद से तुम बिल्कुल चेंज हो चुकी हो। ये तो बेहद अच्छी बात है, पर तुम क्यों चाहती हो कि मैं जैसे प्यार कर लूं? वैसे अगर तुम्हें सबके सामने प्यार करना इतना ही पसंद है तो क्यों ना मैं अभी करण भाई को फोन कर देती हूँ। वो तो कब से तुम्हारी इंतजार में है कि तुम कब उन्हें प्यार करने का मौका दोगी। मैं अभी उन्हें फोन करके बोलती हूँ कि तुम्हें यहाँ आकर सबके सामने किस करे। उसकी बात सुनकर खुशी शक्का गई और जल्दी अंदर की तरफ जाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो। जय भाई तुम्हें मना ही लेंगे, क्योंकि तुम मानो या ना मानो तुम जय भाई को पसंद करती हो। पर मैं उस चिलगोजे से प्यार नहीं करती हूँ, वो तो बस मुझे परेशान करना ही जानते हैं। उसे ऐसे भागते देख सुमन जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मुझे भी पता है कि तुम उन्हें पसंद करती हो, इसलिए झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। क्लास में मिले हैं। इतना कहकर खुशी लगभग वहां से भागते हुए चली गई। नेति और सुमन भी उसके पीछे पीछे क्लास में चले गए। वही कोई था जो दूर से नेति को देखकर उसकी खूबसूरती, उसकी अदा, टेम्परमेंट से पागल हो रहा था। ये कोई और नहीं आहिर रंधावा था जो इस वक्त कार में बैठा हुआ था और दूर से नेति को देख रहा था। वो यहाँ अपनी बहन को छोड़ने आया था। उसने यहाँ आकर नियत की इन्फॉर्मेशन निकला था, इसलिए उसे पता था कि नेति इसी कॉलेज में पढ़ रही है जहाँ उसकी बहन पढ़ती है। इसलिए वो बस नेति की एक झलक देखने के लिए यहाँ तक आ गया था। और सच में उसने नेति को देखा था। वो कब से अपनी बहन को छोड़ने के बाद यहाँ पर वेट कर रहा था, और नेति को देखने के बाद तो वो कार से निकाल कर नेति के पास जाने वाला था, पर तभी उसे बार बार उसकी दादी माँ की तरफ से कॉल आने लगा। जब उसने फिर से फोन से नजर हटाकर सामने देखा तो तब तक नेति जा चुकी थी। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ सिर्फ अपनी बेबी गर्ल को देखने आया था, पर फोन आने की वजह से वह अपनी बेबी गर्ल से बात ही नहीं कर पाया। तभी आहिर का असिस्टेंट धीरज जो आगे बैठा हुआ था वह हिम्मत करके बोला, बोस वो आपकी दादी माँ का फोन आ रहा है। वो आपको घर आने के लिए बुला रहे हैं। आज आपको भी खुराना फैमिली के साथ मीटिंग के वक्त रहना है। उसकी बात सुनकर आहिर ने गुस्से से दांत पीस लिया और बोला, उन्हें फोन करके बोल दो कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, वह सब खुद ही जाकर उनसे मीटिंग करे। मेरा वहां जाने की क्या जरूरत है? आहिर जब से आया था चिढ़ा हुआ था। एक तो वो जिसके लिए इतनी जल्दी में वापस आया था, उसकी निया की कोई अता पता नहीं था। उसने कितना कोशिश किया था फिर भी उसे कभी भी नेति की करेंट लोकेशन नहीं मिलती थी। पर कल जब उसकी बहन मनाली से वापस आई और उसे पता चला कि वो कॉलेज जाने वाली है, तो वो आज विला के बाहर ही वेट कर रहा था ताकि अपनी बहन को छोड़ने के बहाने वह कॉलेज में आ सके और एक बार के लिए ही सही नेति से मिल सके। पर उसकी दादी माँ और घरवाले सब तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे ताकि वह खुराना फैमिली से मिल सके और फिर नोरा और उसकी शादी के बारे में बात हो सके। और वो बिल्कुल भी नोरा से शादी नहीं करना चाहता था, और फिर अब तो उसके दिल में उसकी बेबी गर्ल बस चुकी थी, तो वो कैसे नोरा से शादी कर लेता? भले ही नेति प्रमित की बहन थी जो अब उसका दुश्मन था, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? वो अपनी बेबी गर्ल का पीछा तो फिर भी नहीं छोड़ेगा। मेरे विला चलो, अगर वो फिर से फोन करे तो फोन उठाने की जरूरत नहीं है। अगर फोन उठा लिया तो बता देना कि अभी किसी के साथ कोई मीटिंग नहीं करने वाला हूँ। धीरज ने सिर हिला दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बोस और उनके फैमिली के बीच फंस चुका है। वहीं शेखावत मेशन में विपुल जी के रूम में विपुल जी अभी ऑफिस नहीं गए थे। वो रूम में बैठकर कुछ फाइल देख रहे थे, तभी सीखा जी अंदर आई।
उन्होंने एक नज़र विपुल जी को देखा और फिर क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। वो जल्दी चेंज करके बाहर आई तो विपुल जी ने उन्हें देखा और पूछा, सीखा क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो? सीखा जी ने उन्हें बिना देखे ही बोला, हाँ मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। वो कल ही वापस देश लौटी है, उसने सभी फ्रेंड को बुलाया है। विजय जी ने सिर हिला दिया और बोले, ये तो अच्छी बात है, जाओ जाकर मिलाओ। वैसे क्या तुम अभी भी रूही पर गुस्सा हो? सीखा जी ने उनकी बात को बीच में काट दिया और बोली, अब आप ये मत कहना कि मैं उसे माफ कर दूं। मैंने बचपन में नेति को भी तो कितनी बार सजा दी थी, तब आपने मुझे क्यों नहीं रोका नेति को सजा देने से? वैसे भी रूही की जो भी हालत है, वो उसकी खुद की गलती है। उसने नेति को चोट पहुंचाने की कोशिश की और आपने खुद उसे सजा दिया था। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो पछता रही हूं कि कैसे मैंने अपनी खुद की बच्ची को इतना दर्द दे दिया। मैंने अपनी खुद की बच्ची से नफरत की, आज वो मुझे नफरत करके उसे वापस लौटा रही है। सीखा जी को लगा विपुल जी कहेंगे कि रूही को माफ कर दे, ये सोचकर उनकी आंखों में नफरत झलक आई। विपुल जी सीखा जी की आंखों में रूही के लिए नफरत देख हैरान थे। वो तो बस कहना चाहते थे कि रूही ने गलती की है, अगर गुस्सा है तो रूही से कुछ कहे या उनसे झगड़ा करे पर ऐसे चुप ना रहे, पर उन्हें नहीं पता था कि सीखा जी को रूही से नफरत हो रही थी। सीखा जी क्या आप रूही से नफरत करती है? विपुल जी ने बेहद स्किल इस सवाल को पूछा। तो सीखा जी बोली, पता नहीं मैं उससे नफरत करती हूँ या नहीं, वैसे अगर मैं रूही से नफरत करूँ मुझे लगता है आपको सबसे ज्यादा बुरा लगेगा, है ना? तो मैं जब हमारी बेटी नेति से नफरत की तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा, तब आपने मुझे क्यों नहीं रोका? अगर आप नेति से प्यार करती तुम कभी भी नेति से नफरत नहीं करती, ना ही अपनी बेटी को खुद से दूर करती और ना आज हमारी बेटी हम सब से नफरत करती। शिखा जी की बात सुनकर विपुल जी की आंखों में आंसू भर गया। वो जानते थे कि उनसे गलती हुई है, पर वो अपनी इस गलती नहीं गुनाह की भरपाई कैसे करे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। और अब सीखा जी की आंखों में रूही के लिए झलक रही नफरत को देखकर वो समझ चुके थे, सीखा सच में बेहद गुस्से में है और नफरत करने लगी है। मुझे पता है मैं बहुत बड़ी गलती की है, अपनी इनसिक्योरिटी में आकर मैंने हमारी बच्ची को खुद से दूर कर दिया, पर आपको भी पता है तब रूही अकेली थी। सीखा जी गुस्से से उन्हें रोकते हुए बोले, अकेली नहीं थी वो, उसके साथ हाथ में थी, उसके दोनों भाई और चाचा चाची भी थे। तब भले ही प्रेगनेंसी के वजह से रूही को गोद में नहीं उठा सकती थी और डिलीवरी के बाद में कुछ महीने तक कमजोरी रही, पर बाद में मैंने कभी रूही को इग्नोर नहीं किया। प्रेगनेंसी और कमजोरी में भी मैंने रूही को प्यार दिया, पर आपकी इनसिक्योरिटी और रूही की भी इनसिक्योरिटी की वजह से खुद की ही बच्ची से नफरत करना शुरू कर दिया। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जहां से बड़ी बड़ी गुनाह करना शुरू कर दिया था। नेति सही रहती है, माँ कहलाने की लायक नहीं हूँ, कौन सी मैन अपनी ही बेटी से नफरत करती है जैसा मैंने किया। फिर भी मैं अब बस अपनी बेटी की नफरत को थोड़ी कम करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे जो भी करना है मैं करूँगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। विपुल जी की आंखों से आंसू बहाने लगा, वह सोफे पर धम से बैठ गए। उनके एक गलत डिसीजन की वजह से और रूही के लिए प्यार की वजह से आज उनकी दूसरी बेटी उनसे नफरत करती है, और अब अगर सीखा जी भी उनसे नफरत करे तो यह बात वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शाम का वक्त, रूही और नेहा को होश आ गया था। वो इस वक्त सोफे पर बैठे हुए थे, पर वो खुद की हालात को देखकर रो रही थी और गुस्से में थी, क्योंकि उन दोनों की बॉडी पर कई जगह पर रैशेज आ गए थे। सीखा जी अभी अभी आई थी, पर उनका रूही और नेहा की कंप्लेंट पर कोई ध्यान नहीं था। वो तो बैग खोल कर देखने लगी। आज उन्होंने जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी के लिए कुछ शॉपिंग किया था। उन्हें डर भी था कि उनकी बेटी उनकी दी हुई गिफ्ट को एक्सेप्ट करेंगी भी या नहीं। उन्होंने नेति के लिए कुछ ड्रेस और ज्वेलरी लिया था। उन्हें नेति की पसंद के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, फिर भी उन्होंने ले लिया था। रूही इतनी खूबसूरत ड्रेस और ज्वेलरी को देखकर बोली, मोम क्या आप ये सब मेरे लिए और नेहा के लिए लाई है? रूही को तो और ड्रेस और ज्वेलरी बहुत पसंद आ रहा था। चलो उसकी मोम को अभी भी उसकी चिंता है और इसीलिए तो वह उसके लिए कपड़े और ज्वेलरी लेकर आई है। सीखा जी ने उसे बिना देखे ही कहा, नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैंने नेति के लिए लिया है। अपनी मोम की बात सुनकर रूही का मुंह काला पड़ गया। उसे गुस्सा भी आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को दबाकर बच्चों की तरह क्यूट मुंह बनाकर बोली,
मोम, आपने सिर्फ नेति के लिए इंडिया मेरे लिए कुछ नहीं लिया। मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। वो जितना हो सके खुद को मासूम दिखाने की कोशिश कर रही थी। सीखा जी को इस बार उसकी इस मासूमियत की एक्टिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर भी वो अपनी टोन को थोड़ा नॉर्मल करते हुए बोली, तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है। मैंने पहले तुम्हारे लिए बहुत बार शॉपिंग की है, और नेति के लिए तो मैं पहली बार शॉपिंग करके कुछ लाई हूँ। तुम्हें नए कपड़े और ज्वेलरी की क्या जरूरत है? अगर जरूरत है तो खुद जाकर कल खरीद लेना। सीखा जी की बात सुनकर रूही की आंखों से आंसू बहने लगा। क्या उसकी मोम को याद नहीं है कि उसे उसके डैड 6 महीने तक कोई पॉकेट मनी नहीं देने वाले हैं, तो वह कहाँ से पैसा लेगी शॉपिंग करने के लिए? उसे तो सोचा था उसकी मोम जो ड्रेस उसके लिए लाई है, अब 6 महीने तक उसके लिए न्यू हो जाएगा। उसे फिर से 6 महीने तक शॉपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके डैड के दिए पनिशमेंट भी पूरा हो जाएगा। वहीं जब रूही ने देखा उसकी मॉम उसकी बात पर और उसकी आंसू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, तो उसकी आंखों से और भी तेजी से आंसू बहाने लगा। वो बस यही सोच सकती थी कि उसकी आंसू देखकर उसकी मोम पिघल जाए, पर सीखा जी ने इस बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, जिस वजह से उसे इस वक्त और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। उसकी मोम पहले कभी उसे इग्नोर नहीं करती थी, फिर आज क्या हुआ? उसकी मोम उसे इग्नोर क्यों कर रही है? कुछ दिन से वह देख रही थी उसकी मोम उससे दूर होने लगी है। रूही की दिल में एक डर सा बैठने लगा, क्या होगा अगर सच में उसकी मोम उससे दूर हो गई और अब सिर्फ नेति से प्यार करने लगी तो? वो थोड़ी रुआंसी आवाज में बोली, सॉरी मोम, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। आप ये सब नेति के लाई है, वह भी पहली बार, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? पर मैं नेति को आराम से भी नहीं रहने दूंगी। ये सोचकर वो फिर से सुबकते हुए बोली, डैड, मैं सच कह रही हूँ, जब हम स्टोर रूम में पहले गए थे तब तो कोई चूहा या कॉकरोच कीड़ा कुछ भी नहीं था, पर शाम को वहाँ कितने सारे चूहे, कॉकरोच और कीड़े कैसे आ गए? नेहा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ अंकल, रूही सच कह रही है। जब हम बैठे हुए थे तब तो वहाँ पर कुछ नहीं था, बस वहाँ कुछ डस्ट था, पर शाम को ही ये सारे चूहे और काकरोच आ गए थे। विपुल जी ने उन्हें देखा। उन्हें इस बार रूही और नेहा की बातें सच लग रही थी, क्योंकि इतने सारे चूहे, कॉकरोच, कीड़े स्टोर में कहाँ से आएंगे? भले ही वहाँ पर टूटा हुआ पुराना सामान रखा हुआ था, फिर भी घर में इतने सारे चूहे होना पॉसिबल नहीं है। पर वो किस पर डाउट करे? उन्हें अच्छी तरह से पता था नेति चाहे रूही और नेहा से कितनी भी नफरत क्यों ना करें, वो उन्हें सामने से थप्पड़ मार देगी, पर ऐसे चुपके से कुछ नहीं करेगी किसी से बदला लेने के लिए। नेति माफिया क्वीन थी जो बिना पलक झपक लोगों को मार देती थी, तो वो रूही और नेहा के साथ इस तरह से खेल क्यों खेलेगी? अमृत ने उन दोनों देखा और बोला, क्या तुम दोनों श्योर हो कि चूहे और कीड़े ककरोच सब बाहर से आए थे? रूही हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ भाई, किसी ने बाहर से दरवाजे से अंदर उन्हें छोड़ा था। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा भाई, भले ही मैंने कुछ गलतियां की है, पर मैं किसी के बारे में कोई झूठ नहीं बोलूंगी। अगर ये सब नेति ने बदला लेने के लिए किया होगा, क्योंकि मैंने उसे चिड़ियों से गिरने की कोशिश की थी, तो भी उसे कुछ नहीं कहूंगी डैड भाई। तभी जय, आकाश, आदित्य और नेति उनके पीछे अर्जित भी आ रहा था। उन्होंने भी उसकी बात को सुन लिया था। नेति की होंठों पर मजाकिया मुस्कान थी। वो हंसते हुए बोली, ओहो, तो अगर ये सब मैंने किया होगा तो तुम कुछ नहीं करोगी? वैसे तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरा कुछ कर सकती थी मिस कचरा शेखावत? अगर मुझे तुम्हें किसी के जरिए सजा देना होता तो मैं चूहे या कॉकरोच नहीं, बल्कि आपने मरीन को छोड़ती या फिर मेरे पालतू जानवर को छोड़ती, ताकि वह तुम्हें काट कर खा जाए। पर सच कहूं तो ये रैशेज से भरी चेहरा तुम्हें बेहद सूट कर रहा है। जैसे तुम्हारी मन में गंदगी भरी पड़ी है, चेहरा भी तो गंदगी से भरा होना चाहिए। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। वहीं जय, आकाश और आदित्य तीनों हंसने लगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा प्रिंसेस, अगर ये इस फेस के साथ कॉलेज जाएगी तो देखना सब उस पर दया दिखाकर 1-2 रुपया दे देंगे। सीखा जी भी थोड़े गुस्से से बोले, रूही, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि नेति ने यह सब किया था? अगर नहीं है तो ये झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। नेति ने आंखें छोटी करके शिखा जी को देखा और बोली, आपको मेरे लिए बोलने की जरूरत नहीं है मिसेस सीखा शेखावत। मैं आपकी सौतेली बेटी रूही नहीं हूं जो मुझे आपकी जरूरत पड़े और मैं रोने धोने का नाटक करके आपसे सपोर्ट मांगू। उसकी बात सुनकर सीखा जी को बेहद बुरा लगा। वो तो बस जियाई की तरफ से बोल रही थी। उन्होंने क्या गलत कह दिया जो उसे गुस्सा आ रहा है? वही रूही को, उन तीनों भाई को इस तरह से खुद पर हंसता देख गुस्सा आ रहा था।
जय और आकाश आदित्य ने हैरानी से शिखा जी को दिखा। वो मन ही मन यही सोच रहे थे कि आज आखिर सूर्यदेव किस दिशा से निकले हैं, जो उनकी बड़ी माँ मामी इस तरह से बात कर रही है, वो भी रूही के खिलाफ। जितना उन्हें पता था शिखा जी रूही के खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकती थी, पर आज वो ही नियति को सपोर्ट कर रही थी। ये बड़ी अजीब बात थी। वही नियति की होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। मतलब शिखा बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही, उसी नफरत की तरह जैसे वो नियति से पहले नफरत करती थी। रूही ने गुस्से से अपनी मुठियां कस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मोम भी उस पर भरोसा नहीं करेगी। नेहा ने नियति को देखा और रूही की हाथ पर हाथ रखकर उसे रोक कर बोली, रूही हो सकता है ये नियति ने नहीं किया हो, पर किसी और ने किया हो नियति का बदला लेने के लिए। इस वक्त वो सारा शक तीनों भाइयों की तरफ मोड़ रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो नियति के साथ कुछ नहीं कर सकते थे। नियति उनकी एक बात को भी नहीं मानेगी। उसे दोष देना बेकार होगा, उससे अच्छा इन तीनों भाइयों पर बात को ला दे। अगर विपुल जी अमृत भाई ने उन तीनों में से किसी को सजा दी तो अच्छा होगा। उन्हें सजा पाते देखकर नियति को भी बुरा लगेगा। यही तो वो चाहती थी कि नियति को भी बुरा लगे, उसकी आंखों में आंसू आए। पर जय, आकाश और आदित्य ने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और जाकर सोफे पर बैठ गए। रूही और नेहा कुछ भी कहे इससे उन्हें क्या। रूही ने आपने डैड मोम भाई सबको देखा, पर सब चुप थे। किसी का कुछ कहने का इरादा नहीं दिख रहा था, जिस वजह से वो और भी मायूस हो गई। विपुल जी ने उन तीनों भाइयों को देखा और बोले, क्या तुम में से किसी ने ये शरारत की है तो बता दो। तुम तीनों को पता है ना ये कितना डेंजरस हो सकता है। उन्हें इन्फेक्शन, प्लेग या कुछ और भी बीमारी हो सकती थी अगर हम उन्हें बाहर लाने में देर करते तो। जय ने मुंह बना लिया और बोला, आपकी बेटी के साथ क्या होता है या हुआ है, इससे हमारा क्या लेना देना। आदित्य भी बोला, हाँ जय भाई सही कह रहे हैं। अगर आपको हम पर इल्जाम लगाना है तो जाकर पहले सबूत लेकर आइए। वो सब सोफे पर बैठ गए। तभी दादाजी की दमदार आवाज आई, यहाँ कौन सी सबूत की बात हो रही है। जब मेरी बच्ची को तुम्हारी बेटी फंसा रही थी तब सबूत क्यों नहीं ढूंढते थे। और पता नहीं कितनी बार तुम्हारी इस घटिया प्रिंसेस ने मेरी पोती को हार्म किया है। उन सब का हिसाब कौन देगा। उसके लिए तो इसे सजा भी नहीं मिली है, पर मेरी पोती को बिना किसी गलती के भी सजा मिली है। सबने देखा दादाजी दादी माँ सोफे की तरफ आ रहे थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रूही और नेहा के साथ ये सब किसने किया। उनके हिसाब से जिसने भी किया था अच्छा ही किया था। क्या फर्क पड़ता है अगर तीनों भाइयों में से किसी एक ने किया हो तो। अगर जय, आकाश और आदित्य में से किसी ने ऐसा किया है तो उन्होंने बस अपनी बहन का बदला लिया है। इसमें क्या गलत है। दादी माँ भी बिना भाव के बोली। उन दोनों की बात सुनकर विपुल जी चुप हो गए। उन्हें पता था कि उनकी माँ और पापा दोनों ही रूही को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए अगर जय, आकाश और आदित्य में से कोई एक दोषी है तो भी उनके मोम डैड कुछ नहीं कहने वाले थे। वही रूही और नेहा दोनों को गुस्सा आ रहा था, यह दोनों बूढ़ा और बुढ़िया क्यों हमेशा उनकी रास्ते में कांटे की तरह आ जाते हैं। रूही का मन कर रहा था इन दोनों तो भी नियति की तरह सीढ़ियों से धक्का दे दे। नियति स्ट्रांग है इसलिए बच गई, पर अगर उसने इन दोनों को धक्का दे दिया तो यह दोनों जरूर ऊपर चले जाएंगे। पर वो ये बात सिर्फ अपने मन में ही कह सकती थी। दादाजी और दादी माँ भी आकर नियति के पास बैठ गए। तभी शिखा जी ने सभी बैग्स को नित के सामने रख दिया और बोली, नियति बच्चा ये लो मैं तुम्हारे लिए लाई हूं, देखो क्या यह तुम्हें पसंद है। नियति की आंखें छोटी हो गई। उसने उन सभी ड्रेस और ज्वेलरी को देखा और हंसते हुए बोली, वाह मिसेस शिखा शेखावत, आप ये देकर क्या दिखावा करना चाहती है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती है, या फिर आपको कुछ और चाहिए जो आपकी 2 कौड़ी की प्रिंसेस के लिए फायदेमंद हो। उसकी बात सुनकर शिखा जी को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था और उन्हें दुखी देखकर विपुल जी को भी बुरा लग रहा था। अमृत और अर्जित को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जानते थे शिखा जी मोम ने इस बारे अच्छे दिल से नियति के लिए ये सब लिया था। नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझे माफ कर दो बच्चा, मैं अंधी थी। आपने किए हर गलती के लिए माफी मांगती हूँ और पहली बार तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या तुम मेरे लिए इसे एक्सेप्ट कर सकती हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैंने तुम्हें जितना दुख दिया है, नफरत की वजह दी है, उससे ज्यादा प्यार दूंगी और तुम्हें जो भी चाहिए सब कुछ लाकर दूंगी। उनकी बात सुनकर नियति और भी जोर से हंसने लगी। मिसेस शेखावत, आप अच्छा मजाक कर लेती है,
भला मैं आपसे कुछ कैसे ले सकती हूँ? कहीं आप मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं, यह देखकर आपकी सौतेली बेटी को गुस्सा ना आ जाए फिर से कहीं वो मुझे सीढ़ियों से गिराकर मारने के बारे में ना सोचे। वैसे ये सभी अतरंगी कलर शायद आपकी 2 कौड़ी की अतरंगी बेटी को पसंद है। आप क्या चाहती है? सब मुझे आपकी मनहूस बेटी की कॉपी कहे, इसलिए आप मेरे लिए ये ड्रेस ज्वेलरी लेकर आई है, जबकि इनमें से एक भी कलर मुझे पसंद नहीं है। ध्यान से देखिए, ये सब तो आपकी कचरा बेटी को पसंद है। उसकी बात सीधा जाकर शिखा जी के दिल में लगी। नीति की बातें सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। शिखा जी की आंखों से आंसू गिरकर उन महंगे कपड़ों पर पड़े, जिन्हें उन्होंने बड़े चाव से नीति के लिए चुना था। विपुल जी ने आगे बढ़कर शिखा जी के कंधे पर हाथ रखा और नीति की तरफ देखकर भरे हुए गले से बोले, नीति बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हारे घाव बहुत गहरे हैं, पर तुम्हारी माँ सच में बदल गई है। उन्होंने आज पहली बार किसी के लिए इतने हक से शॉपिंग की थी। नीति ने एक ठंडी हंसी हंसी और सोफे से उठ खड़ी हुई। उसने एक नजर रूही की तरफ देखा, जो मन ही मन खुश हो रही थी कि नीति शिखा जी को जलील कर रही है। नीति बोली, हक तब जताया जाता है जब रिश्ता हो। आपने तो बरसों पहले मुझे मनहूस कहकर उस रिश्ते की बलि चढ़ा दी थी। और रही बात इन कपड़ों की, उसने पास पड़े एक शॉपिंग बैग को ठोकर मारी, ये कचरा ले जाकर अपनी लाडली को दे दीजिए, वैसे भी उसे दूसरों की चीजें छीनने की पुरानी आदत है। अमृत और अर्जित बेबसी से अपनी बहन को देख रहे थे। वो जानते थे कि नीति जो कह रही है वह कड़वा सच है, पर शिखा जी की टूटती हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। अगली सुबह कॉलेज का माहौल। कॉलेज के गेट पर नीति अपनी कार से उतरी। आज उसने काले रंग की एक क्लासी ड्रेस पहनी थी और उसकी आंखों में वही पुरानी माफिया क्वीन वाली चमक थी। जय, आकाश और आदित्य उसके साथ थे। जैसे ही वो अंदर बढ़ी, सुमन और खुशी दौड़ते हुए आई। खुशी चहकते हुए बोली, नीति, आज कॉलेज में बहुत गहमा गहमी है। सुना है रंधावा ग्रुप की तरफ से कोई बड़ा डोनर आने वाला है। सुमन ने फुसफुसाते हुए कहा, और करण भी आया है, वो दूर खड़ा तुझे ही देख रहा है। नीति ने उधर ध्यान नहीं दिया। तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक ब्लैक एसयूवी पर पड़ी। वहां आहिर रंधावा खड़ा था। उसकी नजरें नीति पर ऐसे टिकी थीं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। आहिर धीरे धीरे नीति की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। गुड मॉर्निंग बेबी गर्ल, आज तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। जय गुस्से में आगे आया, अपनी जुबान संभाल रंधावा, वरना यहीं गाड़ दूंगा। आहिर ने जय को नजरअंदाज किया और नीति के और करीब आकर बोला, निया, प्रमित की दुश्मनी अपनी जगह है, पर मेरी दीवानगी अपनी जगह। मैंने सुना है तुम्हारे घर में काफी ड्रामा चल रहा है। अगर कभी कंधे की जरूरत पड़े तो याद रखना, मैं प्रखर से बेहतर ख्याल रख सकता हूँ। नीति ने अपनी भौहें सिकोड़ी और बिना डरे आहिर की आंखों में देखा। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। आहिर, जिस दिन तुमने मेरे करीब आने की दोबारा कोशिश की, उस दिन रंधावा खानदान का चिराग बुझ जाएगा। और प्रखर का नाम अपनी गंदी जुबान पर मत लेना, तुम उसकी परछाई के लायक भी नहीं हो। इतना कहकर नीति वहां से पलट गई। आहिर उसे जाते हुए देखता रहा और अपने असिस्टेंट धीरज से बोला, इसे पाना अब मेरा जुनून बन गया है धीरज, चाहे इसके लिए मुझे प्रखर रायजादा को रास्ते से ही क्यों न हटाना पड़े। शाम का वक्त, प्रखर का सरप्राइज। शाम को जब नीति कॉलेज से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी कार के पास प्रखर रायजादा खुद अपनी स्पोर्ट्स कार के साथ खड़ा था। उसे वहां देखकर नीति के चेहरे पर दिन भर की थकान के बाद पहली बार असली मुस्कान आई। प्रखर ने उसे गले लगाया और उसके कान में धीरे से कहा, कैसा रहा दिन मेरी बनी का? सुना है आज किसी ने तुम्हें फिर से परेशान करने की जुर्रत की है। नीति चौंक गई, आपको कैसे पता? प्रखर मुस्कुराया और उसकी नाक खींचते हुए बोला, तुम्हारी हिफाजत के लिए मेरी नजरें हर जगह होती है। चलो, आज तुम्हें कहीं ले जाना है। दादी माँ और कियान घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पर उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। प्रखर उसे एक सुनसान लेकिन बेहद खूबसूरत पहाड़ी किनारे पर ले गया, जहां उसने नीति के लिए एक छोटी सी गैलरी तैयार की थी। वहां सिर्फ नीति की बनाई हुई पेंटिंग्स थी और बीच में वही पेंटिंग थी जो उन दोनों ने वीडियो कॉल पर डिस्कस की थी।
नेति की आंखें भर आईं। प्रखर ने उसका हाथ थामा और बोला, शिखा जी या शेखावत फैमिली तुम्हें अपनाए या न अपनाए, पर आयजादा विला की हर दीवार तुम्हारी खुशियों का इंतजार कर रही है। तुम मेरी हो और हमेशा रहोगी। नेति ने अपनी गीली आंखों से प्रखर की ओर देखा। प्रखर का अटूट विश्वास और उसका प्यार इस वक्त नेति के लिए उस मरहम की तरह था जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। नेति ने धीमी आवाज में कहा, प्रखर, कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे जैसी लड़की की किस्मत में आप जैसा इंसान भी हो सकता है। जहां खून के रिश्तों ने सिर्फ जख्म दिए, वहां आपने मुझे एक पूरा आसमान दे दिया। प्रखर ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोला, बनी, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। और रही बात शेखावत फैमिली की, तो उन्हें एक दिन एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया है। पर तब तक मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें पुरानी किसी कमी का एहसास भी नहीं होगा। तभी प्रखर के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने स्क्रीन देखी और उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। क्या हुआ प्रखर? नेति ने पूछा। आहिर रंधावा, प्रखर ने दांत पीसते हुए कहा। वह अभी भी तुम्हारे पीछे जासूस लगाए हुए है। उसने अभी अभी तुम्हारी कॉलेज की कुछ तस्वीरें अपने किसी खास आदमी को भेजी है। उसे लगता है कि वह अंधेरे में रहकर वार करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा। नेति के चेहरे पर एक सख्त माफिया क्वीन वाली चमक वापस आ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, उसे लगता है कि वह आग से खेल रहा है, तो उसे जलने का शौक पूरा करने देते हैं। प्रखर, अब बहुत हुआ। आहिर को उसकी औकात दिखानी ही होगी। अगले दिन शेखावत मेशन का माहौल। घर में सुबह से ही अजीब सी शांति थी। शिखा जी रात भर नहीं सोई थीं। उन्होंने सुबह उठकर रसोई में खुद नेति के लिए उसका पसंदीदा नाश्ता बनाना शुरू किया। सरिता जी, दादी माँ, ने उन्हें देखा तो उनके दिल में थोड़ी नरमी आई, पर वो चुप रहीं। तभी रूही और नेहा नीचे आईं। रूही का चेहरा अभी भी उन रैशेज की वजह से खराब दिख रहा था। उसने देखा कि शिखा जी किचन में बिजी है। मोम, क्या मेरे लिए सैंडविच बन रहा है? रूही ने उम्मीद से पूछा। शिखा जी ने बिना पीछे मुड़े ठंडे स्वर में कहा, नहीं रूही, ये नेति के लिए है। तुम्हारे लिए स्टाफ नाश्ता टेबल पर लगा देगा। रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मोम, जो उसके एक आंसू पर पूरी दुनिया सर पर उठा लेती थी, आज उसे स्टाफ के भरोसे छोड़ रही।